till the last moment. So, starting with the first question, what they are telling us, a child kick a ball so that it leave horizontal ground with a velocity of 28, and an angle is also given, and a resistance is negligible. अच्छा, जब भी आपको ये कहेंगे a resistance is negligible, it's mean acceleration is g, that we take 9.81 meter per second square. ये आपने याद रखना है हमेशा. The ball leave the ground at time t0. Okay, this is u we have initial velocity के लिए आप u शो करते हैं, and final के लिए v and theta you have. आपने फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट. अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपके पास जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को बेटा डिस्कस करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. जब ये ऑब्जेक्ट लेट सपोज यहाँ से पहुँचेगा यहाँ पे या इस ट्रेजेक्ट्री को ये फॉलो करता है, देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग, दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अच्छा, तो नाउ द क्वेश्चन इज बाकी फोर्सेस कहाँ गई, कोई और फोर्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि दे हैव सेड दिस ए रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. ए रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, और इस ऑब्जेक्ट के साथ इट्स नॉट सम रॉकेट विद अ इंजन अटैच विद इट, इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें आपने बस एक इनिशियल उसको आपने थ्रो किया, फोर्स दी इनिशियली, उसके बाद कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही उस पर. द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटी. सो द ओनली एक्सेलरेशन इज this acceleration, and this acceleration always act vertically, so you have only vertical acceleration. तो horizontal में आपके पास what you can say, horizontal में acceleration क्या है? ज़ीरो है. why? there is no force. okay, और vertical में acceleration आपके पास होती है, right? that is equals to g. so let's do the first question. हॉरिजेंटल के लिए यू हैव द रिलेशन v ऑफ h इज इक्वल्स टू v cos थीटा, राइट? इनिशियल के लिए आप फाइंड करें, वी हैव v इज 28, cos ऑफ थीटा इज 34, एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आई विल गेट आंसर 23.21. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट आस्क, सर मार्किंग स्कीम में तो ये 23 लिखा हुआ है, मेरे पास 23.21 आ रहा है, तो हाउ आई विल नो कि मैंने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? तो बेटा आई एम टेलिंग यू एट द स्टार्ट, सो सेम थिंग विल बी फॉलो टू ऑल द क्वेश्चंस, कि आपने हमेशा देखना होता है कि जो आप डेटा यूज़ कर रहे हो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगर आप देखो इसको 23.21 ऑब्टेन करने के लिए वी हैव दिस थिंग एंड वी हैव दिस थीटा. इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड देयर इज आल्सो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, इन बोथ द डेटाज देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा, लेट सपोज किसी में 1 होती तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं हमेशा. जितनी डेटा में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी आंसर में भी उतनी आएगी. ओके, सो इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, एंड व्हेन आई विल डू दिस, दिस विल गिव मी 23 सिंपली. ओके, अच्छा, तो लेट्स सॉल्व इट फॉर वर्टिकल कंपोनेंट. जब मैं इसका v फाइंड करूँगा, आई एम यूजिंग द सेम नोटेशन दैट दे हैव यूज्ड. इट्स v sin थीटा, इट इज़ 28 sin of 34, and the answer will be 15.65. again the same rule, and you can convert this thing to the 2 SFs, तो 16 आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? लेट्स मूव क्वेश्चन 2. show that the ball reaches its maximum height at 1.6. अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, इट्स मीन आप वर्टिकल कंपोनेंट्स देख रहे हो. आपने याद क्या रखना है? इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है आपको वर्टिकली, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट पे दैट इज द फाइनल पोजीशन, राइट? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाती है, सिर्फ वर्टिकल, नॉट द हॉरिजॉन्टल. ओके, एंड एक्सेलरेशन वी नो इट इज -g. फाइंड क्या करना है आपने? टाइम इज ऑल्सो गिवन. टाइम इज शो दैट द बॉल इज, अच्छा, टाइम यू हैव टू फाइंड. ओके, सो टाइम यू हैव टू फाइंड, यू हैव u v a एंड यू हैव टू फाइंड t. तो हम शुरुआत इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं या सिंपल आप एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ कर लो. सो वी नो v इज इक्वल्स टू u प्लस at.
सो टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। आप वैल्यूज पुट करो, वी आपके पास है 0, ए आपके पास है 16 और सॉरी वी आपके पास है 16, यू आपके पास 16 एंड ए इज बेसिकली माइनस जी, सो माइनस 9.81। जब ये सॉल्व करोगे दिस माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल आउट बिकॉज ये 0 तो मैटर ही नहीं करता यहाँ पे है या नहीं, सो दिस विल बी 1.63। ओके एंड सेम मैं से 2 SF पे राउंड ऑफ करूँ तो आई विल गेट 1.6 सेकेंड। यही आपने प्रूफ करना था। इन पार्ट थर्ड स्केच द वेरिएशन ऑफ वी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को t से 0 से 3.2 तक बताओ। ओके व्हाट आई टोल्ड यू, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, तो अब मेरे पास वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, सो इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। और उसकी वैल्यू आप देख लो ऊपर जाके, वैल्यू है 23, तो यू हैव टू लुक फॉर 23, दिस इज 20 एंड दिस इज, अच्छा व्हाट इज दिस, दीज आर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आर इक्वल्स टू 10, तो 1 box is equals to 10 by 5 is equals to 2. So if this is 20, this is 22, this is 24, तो 22 और 24 के बीच में कहीं 23 होगा, राइट? So I can draw it like this, horizontal straight line, it will show zero acceleration। ये आपके पास क्या है, this is VH। Okay, let's move to the next part. Fourth part, on figure 1.2 sketch the variation of VV vertical component। Okay, you have to do the same thing for the vertical। लेकिन vertical में क्या हो रहा है आपके पास, vertical में vertical velocity change होगी। क्यों? वहाँ पे acceleration है। अगर आपको याद हो velocity time graph की slope आपको show करती है acceleration, एंड ये मैं बात करूँ वर्टिकल के लिए इस टाइम पे, हॉरिजॉन्टल तो वी आर डन विद इट, तो स्लोप एक्सेलरेशन शो करती है और एक्सेलरेशन आपके पास है कांस्टेंट, तो स्लोप भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप के लिए आप क्या करते हो, आप ड्रॉ करते हो स्ट्रेट लाइन। ओके, मुझे अब कोऑर्डिनेट्स चाहिए। स्टार्ट किया था इसने किस वेलोसिटी से, 16 से, सो when thing is moving up velocity आप पॉजिटिव लेते हो, तो अब बस 16 देख लो कहाँ पे, यहाँ पे है 10, this is 12, 14 and this is 16, तो this is the starting point। और हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि 1.6 टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है, तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, तो 1.6 इज हेयर। ओके, और जब ये वापस आएगी तो अगेन इन द सेम टाइम, दैट इज 1.6 से 1.6 आगे चलो तो 3.2, उतनी स्पीड पे वापस पहुंच जाएगी, तो -16 पे -12 -14 -16, सो इट इज देयर। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्केल और उस स्केल से एक स्ट्रेट लाइन लगा दो जो कि इन तीनों कोऑर्डिनेट में से पास करी हो। इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ फॉर VV for its vertical component. Okay, B part में पूछना आपसे the total change in momentum of the ball between leaving the ground and landing on the ground is in 3.2 second is given। change in momentum given है, आपसे पूछ रहे हैं define momentum, so very easy, it's a product of mass and velocity। You are done with 1 mark। Calculate the force that act on the ball। अब आपको फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन आना चाहिए क्योंकि मोमेंटम ऊपर गिवन है, सो दिस इज ऑल्सो न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, बाय डेफिनेशन डेल्टा P over T, सो दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके, दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 13 डिवाइड बाय 3.2, सो यू विल गेट 4.06। अगेन कितना राउंड ऑफ करना है, 2 SF पे, और रूल मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बता दिया था। डिटरमिन द मास ऑफ द बॉल। जी बच्चों, अब हम मास कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव द फोर्स। फोर्स कौन सी ऑब्जेक्ट पे, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी, ग्रेविटी की, सो फोर्स इज ग्रेविटी दैट वी कॉल वेट, ये आपने IGCSE में पढ़ा हुआ है, सो दैट इज इक्वल्स टू mg, सो m इज इक्वल्स टू
एफ ओवर जी, एफ आपने फाइंड किया हुआ है 4.06, मैं 4.06 एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ टू गेट द मोर एक्यूरेट आंसर, डिवाइड बाय 9.81। जब आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.41। ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका था काइनेमैटिक्स में से, राइट। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और मोमेंटम के टॉपिक को इसने कंबाइन किया आपके साथ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, शो अ स्क्वायर मेटल शीट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, ओके, विद अ थिन वुडन रॉड फिक्स एट इट सेंटर। ये शीट है आपके पास एंड दिस इज द थिन वुडन रॉड, वन कॉर्नर ऑफ द शीट इज लेबल्ड एक्स, ओके, दिस इज लेबल्ड एक्स। रॉड का जी मास आपके पास निग्लेजिबल है, सो द मास ऑफ द मेटल शीट इज दिस, ओके, लेट्स हाईलाइट दिस। The rod is supported so that the rod is horizontal and metal sheet is vertical. Define the torque of the couple. Okay, you have to define torque of, not the torque only, torque of the couple you have to define. Okay, so if you remember, couple कब produce होता है, when two equal forces acting on a object in a opposite direction, right? And the last thing, उनका line of action same नहीं होना चाहिए. Okay, तो आप that thing will produce a couple. So by definition it is a product of force and perpendicular distance between the forces. ओके, लेकिन ये तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? 1 मार्क इफ यू जस्ट राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। ओके, अगर आपने ये परपेंडिकुलर वाला वर्ड यूज नहीं किया यू विल लूज 1 मार्क। ओके, सो दिस परपेंडिकुलर इज फॉर द 1 मार्क एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस इज फॉर अनदर मार्क। ओके, सो बी पार्ट क्या कह रहे हैं, व्हेन द रॉड इज सपोर्टेड इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेट फ्रीली विद इन इट्स सपोर्ट, ओके, दिस इज द पॉइंट, the sheet hang in equilibrium with the point x vertically above the rod. Okay, अब आपने ड्रॉ करना है, लाइन इंडिकेट द रेंज ऑफ पॉसिबल पोजीशन फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द मेटल शीट कैन हैव। ओके जी, आपने बताना है ये इस तरह से स्टेबल होगी शीट, और आप बताओ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे हो सकता है। ओके, अगर आपको बच्चों याद हो प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट, प्लम लाइन में भी आप ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इफ़ समथिंग इज़ रोटेटिंग, या आप कोई चीज़ ऐसे है जिसको आप फ्रीली छोड़ते हो एंड इट कैन रोटेट, वो ऐसे हमेशा रोटेट करेगी कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो या तो पिवट पॉइंट पे होगा, पिवट पॉइंट पे होगा तब तो रोटेट करेगी नहीं ना, वरना वो क्या करेगी, अगर वो ऐसे रोटेट करेगी उसका पिवट पॉइंट, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली पिवट पॉइंट से नीचे आ रहा हो, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यू कैन इमेजिन अ प्लम लाइन यहाँ पे आप रख रहे हो तो बिल्कुल डाउन यूँ जा रही होगी। So this line is showing you the possible center of gravity. Okay, so let's mark this thing. So it will be like this. Okay, आपने line ही draw करनी थी to tell the range of possible position. Okay. Next part में, when a torque of 3.3 Newton meter is applied to the rod that the sheet is held in equilibrium with two of its edges horizontally, point x इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है जी, पॉइंट x आपका टॉप x कॉर्नर पे चला गया। एक्सप्लेन वेदर द टॉर्क अप्लाइड टू द रॉड टू होल्ड द शीट इन इक्विलिब्रियम इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब उन्होंने उसको रोटेट किया ऐसे कि x इस पोजीशन में आ गए, और आपने बताना है कि ये आपके पास क्या हुआ है, अब जो इसको बैलेंस करने के लिए टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। लेट मी गो टू द ओरिजिनल शेप, दिस वॉज द ओरिजिनल शेप। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट ताकि मैं आपको इसके साथ ही उस चीज़ को शो कर सकूं और हम इसे कंपेयर कर सकें इजीली। ओके, लेट्स कॉपी एंड डिलीट एंड लेट्स पेस्ट इट देयर। ओके, अच्छा जी, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। क्या कह रहे हैं, आपका x लेफ्ट साइड पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू रोटेट दिस थिंग राइट, इस तरह से ये शेप बन रही है ना, बल्कि आपका x इज, हाँ ये शेप बन रही है, यस, x इज ऑन दिस कॉर्नर। ओके,
तो आपके पास ये जो लाइन थी दैट विल बी एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट. ओके, तो आपने एक्स को ऐसे रोटेट किया, ये लाइन आपकी यहाँ पे आ गई. ओके, सो नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समहाउ एट दिस पॉइंट. तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट के राइट पे है, तो ये कहीं यूं फोर्स अप्लाई कर रहा होगा. तो अगर यूं फोर्स अप्लाई करेगा तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करेगा. लेकिन हमने ये नहीं बताना कि अप्लाई क्या कर रहा है, हमने क्या बताना है कि इसको बैलेंस कर दिया गया इस पोजीशन पे. वो बैलेंस वाला जो आपके पास था उसको होल्ड करने के लिए वो किस डायरेक्शन में है. तो होल्ड करने के लिए जो आपके पास है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट will be applied to hold the sheet. और उसकी रीज़न भी यू हैव टू एक्सप्लेन इट. तो आपने बताना है कि इसमें है क्या, बिकॉज जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पिवट के राइट पे चला गया है, इज ऑन राइट साइड ऑफ पिवट. सो नाउ दिस इज ऑब्वियस कि अगर वो राइट साइड पे तो वो क्लॉकवाइज कर रहा होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएंगे. सेकेंड पार्ट में व्हाट दे आर आस्किंग, show that the center of gravity of the sheet has a horizontal displacement of 0.12 from the meter rod. Okay, so you have to find distance. तो अगर हम movement का relation use करें, movement is force time distance. Force कौन सी है ये? This force is weight. That weight is mg. Mass given है आपको ऊपर, right? So हम लिख सकते हैं d is equals to m over f. Movement भी given है, but movement was produced 3.3. It was, where it is? There it is. Okay. So it is 3.3 divided by mg. mass था आपके पास 2.8, g है आपके पास 9.81. कैलकुलेशन के बाद you will get 0.12 meter. So that you have to prove. Okay. D part. The square metal sheet has an average density of this and a uniform thickness of this. Let's call this T. Show that the side length of the sheet is this. That you have to prove. Okay. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास डिवाइड बाय द वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है हमारे पास? वॉल्यूम है बेसिकली इट्स अ स्क्वायर शीट. सो वॉल्यूम मैं लिख सकता हूँ इट विल बी लेंथ इनटू लेंथ, एल इनटू एल, टू साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज अ थिकनेस, इट्स टी. ओके, सो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ इट इज एल स्क्वायर इनटू टी. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय एल स्क्वायर इनटू टी. हमने करना क्या, हमें ये चाहिए असल में. तो you can do this thing कि आप इसे क्रॉस, this will change the side, L square इधर आ जाएगा और डेंसिटी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, राइट. एंड there is a square on it, तो आप स्क्वायर रिमूव करने के लिए you can take the square root on both sides, it will give you L. So this L is equals to square root, mass था आपके पास 2.8, रो है आपके पास 3000 और थिकनेस है आपके पास 4 millimeter. Okay, 10 power minus 3. Keep in mind you have always have to put the units in SI. Okay, so this will give you 0.48 meter, hence proven. Okay. E part, use the answer in B and the information in C and D to determine the position of the center of gravity of the sheet. Indicate the position figure with a letter Y. ओके, तो आपको खुद कह रहा है कि आप बी की, सी की और डी की इंफॉर्मेशन यूज़ करें. सो आपको डी में लेंथ आपने फाइंड की है, सी में आपने क्या फाइंड किया? ओके, सी में आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके फोर्स के बारे में और आपने इसको जाके मार्क करना है फिगर 2.3. दिस इज द फिगर 2.3. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? दिस इज द लेंथ, टोटल लेंथ है हमारे पास इसकी 0.48 जो अभी हमने प्रूव की है. दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी, दैट इज 0.24. फोर्स की इस पॉइंट पे लग रही है, राइट. और इसका डिस्टेंस, इफ दिस इज द पिवट पॉइंट एंड देयर इज अ फोर्स, तो हम हमेशा ये वाला डिस्टेंस लेते हैं.
So this will be somewhere, और आपके पास फोर्स आई थी 0.12, तो 0.12 0.24 का हाफ है, तो मुझे इसका एग्जैक्टली इस चीज का एग्जैक्टली हाफ चाहिए, दैट विल बी ऑलमोस्ट देयर. सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई कैन राइट वाई. ओके. Third question. A bungee jumper of mass 64 kg secures one end of the elastic rope to a bridge. ये जी ने यहाँ पे secure कर दिया rope. The other end of the attach is with the bungee jumper. This is attached with the jumper. The jumper fall from the rest and the bridge and descend into the valley. Okay. बताना क्या है जी आपने, show the variation of the tension in the rope with the velocity with the vertical distance edge of the jumper below the level bridge. The rope obeys Hooke's law. State the Hooke's law. Okay, so अच्छा इस first के लिए तो you just have to write down the definition. इससे पहले करते हैं, then we will discuss कि ये scenario है क्या. Hooke's law is force is proportional to change in length, or you can say extension. B part, determine the unstretched length of the rope. अच्छा, what you need to understand when this bungee jumper is jumping, ये यहाँ से jump कर रहा है और यहाँ से नीचे move कर रहा है. जब ये नीचे move करता जाएगा, ये rope आपके पास यहाँ से it will start, what you can say, it will not stretch at that moment. Okay, so it just keep moving down. जब ये इस rope की length के equal पहुंचेगा exactly, तब जब ये downward move करेगा, then the rope will be stretched, right? तो ये यहाँ से यहाँ तक rope stretch नहीं हो रही, there is no tension in the rope, but this is the total length. Okay, जहाँ तक कोई tension नहीं है rope पे. So this is okay, so 10 boxes are equals to 20. So one box is equals to 20 by 10, that is 2. So we need, yeah, pass, this will be 38 or you're sticking to it is 37. So unstretched length is, बच्चों, it's 37. Okay. Okay, so next part, determine the spring constant. Spring constant our pass, it is F over X. Basic relation tha F is equals to K into X. Okay. So you need the force, you need the extension. Force के लिए मैं point ले लेता हूँ ये वाला. What is this point? इसको मैं यहाँ देख लेता हूँ ये कौन सा point बन रहा है. This is this one. Okay. Box क्या show करें आपको? This, if you see, 10 boxes are equals to 500. So one box is equals to 500 divided by 10, that is 50. So this is 1500, this is 16, this is 17, and this is 1800. Okay, so force is 1800. For extension आपके पास, you can take from this point till this point. This is 120 and 37. So 120 minus 37. ये आपके पास extension है, that will give you 22 Newton per meter. C पे move करें तो for the position of bungee jumper at a distance of 120 meter below the bridge, show that the loss of gravitational energy since leaving the bridge is 75 kg. उसने आपको हाइट दे दी है, आपने सिर्फ क्या बताना है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इतना है. तो लॉस ऑफ एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल, इज एम जी डेल्टा एच. मैथ्स आपके पास है 64 इसका इट्स गिवन एंड जी इज 9.81. चेंज इन हाइट इज 120. when you multiply you will get 75340.8, that is 75,000 joules, or you can write as 75 kilojoules. Okay, moving forward, second option, show that the elastic potential energy in the rope is 75 kg. So elastic potential energy का फॉर्मूला है आपके पास, इट इज हाफ एफ इंटू एक्स. तो 1/2 एफ वी ऑलरेडी नो इट इज 1800, अभी हमने ग्राफ में से नोट डाउन की थी, एंड एक्स इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द ग्राफ, इट इज 120 minus 37. When you solve this thing, you will get 74700 joules. That is also 75,000 joules. Okay, or you can say 75 kilojoule. D.
Explain what can be deduced from the information in C about the speed of the bungee jumper when at a distance of 120 meter below the bridge. जब आपने स्पीड बतानी है जब वो कहाँ पहुंच रहा है 120 मीटर. इफ यू सी जितनी आपके पास पोटेंशियल का लॉस हुआ है, सॉरी दिस इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली उतना ही आपके पास इलास्टिक एनर्जी आ चुकी है. सो ऑल ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम द पोटेंशियल टू द इलास्टिक. तो कनेटिक के लिए क्या बचा है भाई यहाँ पे? नथिंग. सो व्हाट यू हैव? नो कनेटिक एनर्जी. सो यू विल से ऑल ऑफ gravitational potential energy is converted into elastic potential energy. So you have to comment on the speed. So speed will be zero. Okay, क्योंकि वहां पे कोई kinetic energy नहीं होगी, right? Okay. Fourth part. State the principle of superposition. तो superposition क्या होता है? It is when two waves meet and their resultant displacement will be sum of the displacement of the waves. That is a definition for state of principle of superposition. ओके जी, बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ दिस. आपके पास लेट्स हाईलाइट थिंग्स. लेमडा गिवन है. Let me use different colors. Or in free space is incident normally on the aluminum sheet. The wave reflected an aluminum sheet and stationary waves are formed. Okay. एक्सप्लेन हाउ द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म. अच्छा, खुद बता रहा है आपको बेसिकली कि यहाँ से वेव्स जा रही हैं और यहाँ से वापस आएंगी और जिसके रिजल्ट में स्टेशनरी वेव्स क्रिएट हो रही हैं. आपने बताना है क्रिएट हो रही कैसे हैं. सो हो रहा क्या है बेसिकली? फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दीज आर द इंसिडेंट वेव्स. ये यहाँ से जा रही हैं कंटिन्यूसली, दे आर मूविंग, दे आर कमिंग, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने लग पड़ेंगी वेव. सो वन वेव इज गोइंग देयर एंड द अदर इज कमिंग बैक. दोनों सुपर इम्पोज होंगी आपस में एंड कुछ जगह पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, कुछ जगह पे मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा. एंटी नोड बनेंगे, कुछ जगह पे नोड बनेंगे. दैट थिंग इज कॉल्ड सुपरपोजिशन. मैं नोड और एंटी नोड क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज वो खुद पूछ रहा है आपसे कि आपने इसको नोड और एंटी नोड की टर्म में बताना है. ओके, वरना मैं इसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की टर्म में भी बता सकता था, बट देर आर आस्किंग यू टू मेंशन नोड एंड एंटी नोड. ओके, सो द आंसर विल बी द इंसिडेंट and reflected wave superpose after superposition at some point resultant amplitude is zero, called node, where resultant amplitude is maximum, called antinode. Okay. Second part, calculate the frequency of the electromagnetic wave. जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, you mostly have to use the wave equation. V is equals to f lambda. So f is v by lambda. Mostly students stuck in this thing. What is v? यार ये आपको it's the electromagnetic wave. तो v is constant, 3 into 10 to 8 meter per second. Okay. So just put the value 3 into 10 raised to power 8 divided by lambda. Lambda is 0.026. Okay, ऐसे यूनिट्स पे आपने पुट करना. You will get 1.2 10 raised to power 10 hertz. State the principal region of the electromagnetic spectrum to which the wave belong. तो ये बच्चों आपने याद करना है. Okay, so you have to memorize
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किस वेव की रेंज कहाँ से कहाँ तक है. ओके. Fourth question, determine the distance between a node and an adjacent antinode. Okay, so if you remember, stationary waves बनती हैं कुछ इस तरह से, and this is one complete lambda. What is node? This is, let's suppose, the node, and this is antinode. तो यहाँ से यहाँ तक this is the lambda by 4. ठीक है, क्यों? This is the lambda, this thing is the half lambda, और ये half का भी half, this is the quarter thing. Okay, so lambda by 4. So आपने अगर node से antinode तक distance करना है, that will be lambda by 4. That is 0.026 divided by 4, you will get 6.5 10 raised to power minus 3. Okay. Question 5. A student uses a circuit containing an ammeter, a voltmeter, and a cell to take measurement to determine the resistance of the length of the nichrome wire. Define resistance. Okay, again definition. Definition में आपके पास potential difference per unit current. That is the definition for the resistance. Okay. Draw a circuit diagram to show how the component should be connected. Use the symbol for the resistor to represent the nichrome wire. ठीक है जी, नाइक्रोम वायर के लिए तो आपने रेजिस्टेंस यूज करनी है. मैं रेजिस्टेंस का आपके पास, दिस इज द सिंबल. ओके, एंड आई कैन मेंशन इज नाइक्रोम वायर. और क्या मेरे पास, देयर इज अ एमीटर, वोल्ट मीटर एंड अ सेल टू टेक में. अच्छा, सेल भी लगाना है आपने साथ, तो लेट्स इंस्टॉल द सेल हियर. एम मीटर लगाना है, तो एम मीटर आपके पास क्या होता है, सीरीज में कहीं पे भी लगा सकते हो आप, सीरीज में इन लाइन विद इट. ओके, देयर इज एम मीटर. और आपने वोल्ट मीटर भी इंस्टॉल करना है, तो आई एम इंस्टॉलिंग इट हियर. आपने इस वायर के क्रॉस इंस्टॉल करना है. ओके. B part. The student also measure the length and the diameter of the wire. Show that the measurement recorded for each quantity, ये आपको टेबल गिवन है. Show that the resistance of the wire is 5. अच्छा जी, तो आपको यू हैव टू मेमोराइज द फार्मूला. R इज इक्वल्स टू V बाय I. V आपके पास है 1.38, कहाँ पे, यहाँ पे, एंड I इज गिवन 0.276. You will get 5.00 ohms. Easy. Calculate the three significant figures, the resistivity of the nichrome. Resistivity find करनी है, तो फार्मूला क्या हमारे पास, we know R is rho L over A. रीअरेंज कर लेते हैं इससे, तो rho is equals to R A over L. वैल्यूज हैं हमारे पास सब. सो we don't have area, we have diameter. So diameter से area is, wire is always in a circular shape. Okay, so it's pi r square, और diameter की फॉर्म में it's d square by 4. तो मैं diameter का रिलेशन डायरेक्टली यूज करूँ. सो rho is equals to r, एंड a की जगह पे आएगा pi d square, 4 नीचे चला जाएगा, और l पहले से यहाँ पे. ओके, so let's putting the values here. In pi, in d is ऐसे यूनिट्स में पुट कर रहा हूँ, 0.496 10 raised to power minus 3. टेबल में गिवन है आपको. डिवाइड बाय लेंथ इज ऑल्सो गिवन 0.864, एंड देयर इज अ 4. This you will get 1.12 10 raised to power minus 6. Third, calculate the percentage uncertainty in rho. Okay, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो. हमारे पास है लेंथ dVA. सबसे पहले मैं अपने फार्मूला को इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में चेंज करूंगा. R हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, राइट. सो रो इज R A over L, एंड आई नो R is V over I. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं A is equals to pi d square over 4. ये कॉन्स्टेंट्स, ये दे जस्ट कैन बी इग्नोर्ड. ओके, तो मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाता, मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ. ओके, यू कैन राइट डाउन द इक्वल एज वेल. तो आपके पास R की जगह पे V ओवर I यहाँ चला जाएगा, A की जगह पे d स्क्वायर, और L की जगह पे L. सो इफ यू सी, ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं,
विद ओनली वन एक्सेप्शन के डी के ऊपर स्क्वायर भी है, तो इन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। ओके, और सिर्फ क्या होगा, डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 से मल्टीप्लाई होगी, पावर फैक्टर रूल अप्लाई होगा। तो परसेंटेज, I'm writing it like this: uncertainty of density is equals to percentage uncertainty of V plus, now there will come 2 because of this power, multiply by percentage uncertainty of D plus percentage uncertainty of I plus percentage uncertainty of L। और ये सब वैल्यूज आपको, हाँ, यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज कैसे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रियल रियल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इस 100 को मैं कॉमन लेके एंड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज एंड लेट मी मेक सम स्पेस फॉर द वर्किंग। क्या कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो ये मेरे पास आएगा डेल्टा वी ओवर वी। डेल्टा वी आपके पास this thing multiply by 1.38, so 0.02 divided by 1.38, ठीक है, ये v का आ गया, प्लस 2 into, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट डाउन, 0.02 divided by 0.496 plus 0.01, sorry, 001 divided by 0.864 plus 0.001 divided by 0.276, और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 100 से, परसेंट साइन आता है। दिस विल गिव यू 2.7। पार्ट 4, डिटरमिन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें पता, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रो होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 2.7, सॉरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2.7 एंड दिस यू हैव टू फाइंड एक्चुअल वैल्यू आपने फाइंड की थी ऊपर, दैट इज actual value we don't have the actual value, or we have that is 1.12, okay, that is 1.12 10 raised to power minus 6 हमने find की, multiply by 100, rearrange करो, for this you will get 2.7 into 1.12 into 10 raised to power minus 6 divided by 100, your answer will be 3 into 10 raised to power minus 8. Okay, so last question. Show 4 alpha particles W, X, Y, Z moving toward the gold nucleus. और न्यूक्लियस का दैट इज इन द थिन गोल्ड। ये आपके पास है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। आपने क्या करना है इसमें, द पाथ ऑफ द पार्टिकल एक्स एंड जी आर शोन, कंप्लीट द फिगर टू शो पॉसिबल पाथ ऑफ वाई, डब्ल्यू एंड वाई। जी आपने डब्ल्यू का और वाई का पाथ शो करना है। द कॉमन मिस्टेक इज स्टूडेंट मोस्टली इस पाथ को बनाएंगे इस तरह से, दैट इज नॉट राइट। वाई, क्योंकि ऑलरेडी एक आपको अल्फा का पाथ शो करें, दैट इज एक्स, कि अल्फा इज गोइंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस और यहाँ से यूँ वापस आ रहा है, द डब्ल्यू विल फॉलो द सेम पाथ, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, राइट। सो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके, एंड फॉर वाई, वाई विल फॉलो द सेम पाथ एज जी, इट विल मूव like this, okay. Second part, describe what is meant by, what may be inferred about the structure of the atom from the path of the x। x क्या था भाई, x से आपके पास रिपेल हो रहा है वापस, कहाँ से, गोल्ड न्यूक्लियस के पास से। तो आप क्या कर सकते हो, अब यू कैन इन्फर्ड फ्रॉम देयर दैट द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि अल्फा तो हमें पहले ही पता है कि इट इज पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव ही रिपेल करता है, nucleus is positively charged. Third part, when a beam containing many alpha particles is incident on the thin
gold foil. Nearly all of the alpha particle follow path that are similar to path of the Z. मतलब मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट जाएंगे. डिस्क्राइब व्हाट मे बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, वहां पे कुछ भी नहीं है. या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. इट्स मीनिंग इज ऑल्सो सेम कि न्यूक्लियस स्मॉल है तो बाकी रीजन क्या है, इट्स एम्प्टी. बी पार्ट. State the mass and the charge in the term of atomic mass unit and elementary charge of E of an alpha particle. Alpha का mass होता है 4 और charge होता है उसका 2. Okay, it's plus 2. There are two types of hadron. The hadron that are in alpha particle are each composed of 3 quarks. State the name of this type of. Okay, so जो 3 quarks hadrons बनते हैं they are called baryons. और जो 2 से बनते हैं they are called mesons. Okay. Show by reference to their constituent quarks that the hadron in an alpha particle have charge of either 0 or plus 1 e. Okay. अच्छा तो हेड्रॉन, वो हेड्रॉन जो अल्फा में होता है, अल्फा में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और आपके पास यू हैव न्यूट्रॉन. सो लेट्स डू इट फॉर प्रोटॉन एंड देयर लेट्स डू इट फॉर न्यूट्रॉन. प्रोटॉन बनता है आपस, इट इज मेड अप ऑफ अप अप डाउन यू यू डी. न्यूट्रॉन है आपस अप डाउन डाउन. अप का चार्ज होता है आपस 2/3, यू हैव टू मेमोराइज. ओके, और आपस ये भी 2/3. डाउन का चार्ज होता है -1/3. इफ यू टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट यू विल गेट 1. साथ आप ई भी मेंशन कर दो. ओके, अप का चार्ज क्या था, इट्स 2/3 एंड डाउन इज 1/3. तो जब आप इसे सॉल्व करो इट इज 0. ओके, सो दैट्स इट. So in the next class we will solve some other paper.